हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंटेलेक्ट में। आज हम देखने वाले हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो प्रश्न हैं आपको बहुत ही स्टैंडर्ड के मिलने वाले हैं और इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसा कि मैं हमेशा भी बार बार फोकस कर रही हूँ अनकन्वेंशनल चीज़ों पर ही, तो मैं आपको ऐसे ही प्रश्न उपलब्ध कराऊँगी जो कि आपको बाकी जो टेस्ट सीरीज़ है, उनमें नहीं देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बहुत टफ क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रही हूँ। मैं जो है करंट से अपडेट होकर के उनसे जो लिंक मुझे मिल रहे हैं, है ना? स्टैटिक पार्ट, उनको मैं इसमें शामिल करने की कोशिश कर रही हूँ। और जैसा कि अब देखा भी गया है कि पेपर स्टैंडर्ड का ही आएगा। पिछली बार की तरह वन लाइनर फैक्ट्स नहीं पूछे जाएँगे और साथ ही साथ आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएँगे जो कि आपके मेंस में भी थोड़े हेल्पफुल होंगे। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन पर ज़्यादा फोकस करूँ। तो आइए हम देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमारी जो 7वीं अनुसूची है ना? उसमें 3 सूचियाँ दी हुई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इस आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ एक बार उस लिस्ट को देखना ऊपर-ऊपर से, आपको बहुत ज़्यादा उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके बाद खुद ही अपना जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि कौन से जो विषय हैं, वो संघ सूची में आ सकते हैं, कौन से राज्य सूची में और कौन से समवर्ती सूची में। तो सबसे पहला दिया हुआ है सार्वजनिक स्वास्थ्य व स्वच्छता। तो आपको क्या लगता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे मामले जो है संघ सूची में आएँगे? सेकंड है बैंकिंग, बैंकिंग जो है राज्य सूची में, विवाह और तलाक समवर्ती सूची में, कृषि जो है समवर्ती सूची में। तो अब इसमें आप खुद ही, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप सोचिए कि अगर हम ब्रिटिश काल की बात करते हैं, तो उस समय भी वित्त जैसे मामले जो थे ब्रिटिशर्स अपने पास रखते थे। तो वर्तमान समय में भी जो होगा, केंद्र सरकार जो रहेगी वो इस पर क्या करेगी, ज़्यादा नियंत्रण रखना चाहेगी। तो हमें पता होना चाहिए कि ये तो राज्य सूची में नहीं आ सकता है। उसके बाद है कृषि। कृषि जो जैसा जो विषय है ना? वो राज्य सूची में ही आ सकता है, ना कि समवर्ती सूची में। अब हमारे पास ये दोनों ऑप्शन गलत हो चुके हैं, तो आप इन विकल्पों में से देखिए, बी और डी विकल्प आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है? तो बी तो गलत हो चुका है ना? बी ऑप्शन नहीं आना चाहिए आपका, और इसमें भी बी आ रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। और हमारे पास अब 2 ऑप्शन बचे हैं, केवल सी और फोर्थ। तो फोर्थ हमको कोई नहीं इनमें से। तो हमारे पास 2 जो टॉपिक हैं, जो 2 जो विषय हैं, विवाह और तलाक। तो विवाह और तलाक जैसे जो विषय हैं वो समवर्ती सूची में आएँगे। ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों से ही संबंधित रहेंगे। इनसे जो संबंधित मामले हैं वो अ अ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही सुने जा सकते हैं। उसके बाद है उम, तो हमारे पास जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है भारतीय न्याय संहिता, जो कि इंडियन पिनल कोड जो था, है ना? उसका ही संशोधन करके अभी जो है लास्ट ईयर इसका संशोधन किया गया था और अब लागू भी कर दिया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता के तहत जो है क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको देखेंगे कि आपके मेंस के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है और आपकी करंट से भी रिलेटेड है। तो इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय न्याय संहिता के तहत जो बलात्कार जैसे विषय है, बलात्कार जैसे अपराध जो है, अभी भी लिंग विशेष मतलब कि महिलाएं, लिंग विशेष से मतलब है महिलाओं के लिए ही है। तो हाँ, है ना? उसके बाद अभी आपको बताना है कि ये सही है कि गलत है, कि जेंडर न्यूट्रल हो चुका है, जेंडर स्पेसिफिक है। अगर आपने पढ़ा है तो आप इसको समझ गए होंगे। और सेकंड है अप्राकृतिक संबंध, वहशिता या पशुगमन, जिसको हम बेस्टियलिटी भी बोलते हैं। तो इसको भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध नहीं माना गया है। जो अप्राकृतिक यौन संबंध है या पशुगमन है, मीन्स पशुओं के साथ जो भी सेक्सुअल रिलेशन बनाए जाते हैं, उसको भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध नहीं माना गया है। तो आप बताइए कि ये सही है या गलत है? भारतीय न्याय संहिता में आर्थिक सुरक्षा की अवधारणा जो है प्रस्तुत की गई है, इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित भी किया गया है।
तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये अभी मॉडर्न डेज में लाया गया है, तो इसमें इसको जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया होगा या ट्रांसजेंडर भी इसमें शामिल कर दिए गए होंगे, तो ऐसा नहीं है। ये अभी भी लिंग विशेष के लिए, ये केवल महिलाएं ही हैं, इसमें उत्पीड़ित जो होंगी वो केवल महिलाएं ही होंगी। उसके बाद अब आपको लग रहा होगा कि अब प्रगतिशील हो रहा है भारत, तो इसमें जो है अप्राकृतिक संबंधों को आपराधिक माना गया होगा, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये जो हमारा ऑप्शन है ये भी गलत है। तो ये हमारे दोनों ऑप्शन गलत हो चुके हैं। भारतीय न्याय संहिता में आर्थिक सुरक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, तो हाँ प्रस्तुत की गई है, और इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, तो ये गलत है। आप जब भी ऐसा कोई ऑप्शन देखते हैं कि इसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया, बहुत ही ज़्यादा अगर उस पर एम्फेसाइज़ किया जा रहा है, मतलब कि क्लियरली ना तो संविधान में कुछ भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, और लॉज़ भी होते हैं तो लिमिटेड लॉज़ हैं जिसमें किसी चीज़ को पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। तो इससे भी आप समझ गए होंगे, है ना? तो इनमें से जो हमारा जो कथन सत्य है वो कौन-सा होगा? 1 मिनट, इसे मैं बाद के लिए रखती हूँ, ये दोनों गलत हैं। लेकिन हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है। 1 मिनट, आपको इसको बाद के लिए रखते हैं। शायद ये क्वेश्चन था असत्य बोल रहा है ये, कि इन उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य हैं। तो ये जो दोनों कथन हैं, ये असत्य हो जाएँगे, है ना? और ये मुझे एक बार देखना पड़ेगा। आर्थिक सुरक्षा की अवधारणा दी गई है और स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है या नहीं, ये देखना होगा। फर्स्ट और सेकंड जो है वो असत्य हैं, तो हमारा ये वाला ऑप्शन जो होगा, ये सही हो जाएगा। कृषि में ड्रोन के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथन प्रस्तुत है। ड्रोन्स के द्वारा आजकल जो है जो खेतों में जो है नैनो फर्टिलाइजर्स का छिड़काव किया जाता है, जिससे क्या होता है कि पौधे और जो फसल होते हैं वो उसका अवशोषण अधिक मात्रा में कर सकते हैं, ऐसा ये स्टेटमेंट बोल रहा है। और परंपरागत कीटनाशी की तुलना में ड्रोन द्वारा छिड़के जाने वाले उर्वरक जो होते हैं, उनके द्वारा जल का उपभोग जो होता है वो ज़्यादा किया जाता है। उनके द्वारा जल वाटर कंजप्शन जो होती है उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और थर्ड ऑप्शन है कि ड्रोन द्वारा अधिक जो है यूनिफॉर्मली तरीके से जो हम पेस्टिसाइड्स हैं, पीड़कनाशी हैं, उनका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो हमें जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, उसका ज़्यादातर हमें बेनिफिट पॉइंट ही देखने को मिलता है। जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, उनसे वो एडवांस होती हैं। तो इसमें से जो भी हमको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, हम उनको लेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि इसमें जो है नैनो फर्टिलाइजर्स को जो है प्लांट जो है बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आधे मतलब 50% से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और सेकंड ऑप्शन जो है वो नेगेटिव बोल रहा है कि वाटर कंजप्शन इसमें ज़्यादा होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये भी यहाँ पर गलत है। तो हमारे पास जो सत्य कथन होंगे वो कौन से हो जाएंगे? 1 एंड 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। सॉरी। अब हम आते हैं आईएनएस अरिघाट। अभी ये जो है न्यूज़ में था आईएनएस अरिघाट। तो इसके संदर्भ में हमको निम्नलिखित जो कथन है उसके बारे में बताना है कि कौन से असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। ये के-15 बैलिस्टिक मिसाइल से सशस्त्र है, और ये आईएनएस अरिहंत का ही अपग्रेडेड वर्जन है। इसका नाम जो है मूल रूप से अरिदमन था, और ये 12 के-4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल को ले जाने में सक्षम है। तो हाँ, इसका जो ये जो है बैलिस्टिक मिसाइल से सशस्त्र है, के-15 बैलिस्टिक मिसाइल से, और यह आईएनएस अरिहंत का ही अपग्रेडेड वर्जन है, और इसका मूल जो नाम जो है मूल रूप से अरिदमन ही था। तो हमारे पास में ये 3 हमको पता है, मीन्स ये 4th जो होगा ये गलत हो जाएगा। अब आप मेंस के लिए आप यहाँ पर कैसे पढ़ सकते हो? आपको एक मेंस में सपोज कि आपको 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में सिर्फ ये पूछ देता आईएनएस अरिघात, तो आप ये याद रखिए अपने ऑप्शंस कि ये के-15 बैलिस्टिक मिसाइल से सशस्त्र है, और ये आईएनएस अरिहंत का ही अपग्रेडेड वर्जन है। इसका जो नाम जो है मूल रूप से अरिदमन था। आप 2 मार्क्स में इतना भी लिख कर आएँगे, आपको नंबर मिलेंगे। तो आप ऐसे क्वेश्चंस करिए जो कि आपको प्री और मेंस दोनों में हेल्पफुल हो, और हो सकता है कि प्री में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले।
अभी न्यूज़ में एक टर्म चल रहा था पिंक सीट्स, तो हमें देखना है कि ये पिंक सीट्स जो है किससे संबंधित है। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, सार्वजनिक परिवहन है, उनमें वृद्धजन और दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीटों को पिंक सीट कहा गया है। सेकंड ऑप्शन में सार्वजनिक परिवहन में जो ट्रांसजेंडर्स को सीट जो उपलब्ध कराई जाए, उनके लिए जो डेजिग्नेटेड जो सीट होंगी, उनको पिंक सीट कहा गया है। और सार्वजनिक परिवहन में गर्भवती महिलाओं के लिए जो सीटें डेजिग्नेटेड होंगी, उनको पिंक सीट्स कहा गया है। महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आरंभ की गई पहल है। तो इसमें आपको पता चल रहा है कि ज्यादातर जो पिंक शब्द है वो महिलाओं के लिए ही उसका उपयोग किया जाता है। बोलते हैं ना पिंक कॉलर जॉब, है ना, या फिर बोलते हैं पिंक फॉर गर्ल्स ब्लू फॉर बॉयज। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका संबंध महिलाओं से होगा। तो ये हमारे ये दो ऑप्शंस तो कट हो जाएंगे। उसके बाद बचेंगे ये दो ऑप्शन। तो गर्भवती महिलाएं जो होता है एक नैरो स्पेक्ट्रम हो जाता है कि हम सिर्फ एक लिमिटेड जो महिलाएं हैं, है ना, उन तक उनको ही हम क्या कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं या उनको कोई सुविधा दे रहे हैं, है ना। तो कोई भी उद्देश्य जो होता है वो ज्यादातर ब्रॉड एस्पेक्ट्स लिए ही होता है। तो महिला यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आरंभ की गई पहल है। आप इस तरीके से भी अगर आप क्वेश्चंस नहीं पढ़े हुए हैं, है ना, तो भी आप अपना कॉन्सेप्ट इस तरीके से बनाइए कि आप उसको डील कर सकें, है ना। आपको अगर अगर चार ऑप्शंस में से अगर आपको दो ऑप्शंस भी पता है तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और लॉजिक के साथ में करिए, आपका क्वेश्चन, आपका जो आंसर है वो पक्का सही हो जाएगा। इसके बाद है जैम ट्रिनिटी। जैम ट्रिनिटी तो सभी को पता होगा, जनधन, आधार और मोबाइल, इन तीनों को मिला करके हम बोलते हैं जैम। तो अब इसका उद्देश्य हमको बताना है कि सरकार ने जो है जैम ट्रिनिटी जो लाई थी है, उसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले तो जो है संयुक्त कार्य प्रणाली के द्वारा जो है डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहन देना, संयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, न्यायिक पुनरावलोकन व अपील को सुव्यवस्थित करना, वित्तीय समावेशन व डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को बढ़ावा देना। तो आप ये दोनों तो पहले ही आप समझ चुके होंगे कि जैम जो कि जनसाधारण के हित में लाई गई थी वो न्यायाधीशों तक तो सीमित होगी नहीं। तो ये दो ऑप्शन जो है हमारे देखते ही कट हो जाएंगे। अब उसके बाद कहा जा रहा है डिजिटल साक्षरता। तो जनधन जो खाता है ना, जो मोबाइल है, जरूरी तो नहीं है उसको सिर्फ डिजिटल साक्षरता बढ़ावा देने के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम जनधन आधार को अकाउंट को देखते ही समझ जाएंगे कि इसका उपयोग जो है वित्तीय समावेशन के लिए किया जा रहा है, और आधार और मोबाइल को देखकर हम समझ जाएंगे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए किया जा रहा है। इससे क्या होगा, जो वास्तविक लाभार्थी हैं, है ना, सरकार की जो सब्सिडीज हैं, है ना, या जो भी वेलफेयर स्कीम है, उसका क्या होता है कि वास्तविक लाभार्थी के बजाय जो है, जो नहीं होते हैं लाभार्थी, उनको उनका फायदा मिल जाता है। तो सरकार ने क्या प्रयास है कि जो वास्तविक लाभार्थी हैं उनको ही सब्सिडी या अन्य जो कि लाभकारी योजनाएं हैं, वेलफेयर जो चीजें हैं, स्कीम्स हैं, उनका फायदा जो है वास्तविक लाभार्थी को मिले, इसके उद्देश्य से इसको आरंभ किया गया है। इसके बाद एक हमारा एक सवाल मैंने रखा है इसमें, भूगोल से संबंधित है ये, कि जो ये चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, है ना, भौगोलिक क्षेत्र दिए गए हैं, इसको आपको नॉर्थ से साउथ में आपको अरेंज करना है कि सबसे जो नॉर्थ पोर्शन है, नॉर्थ हिस्सा है भारत का, वहां पर कौन सा एरिया है। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा गिलगित बाल्टिस्तान, उसके बाद होगा सक्सगाम घाटी, उसके बाद होगी सियाचिन ग्लेशियर, और उसके बाद होगा अक्साई चीन। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होने वाला है, सबसे फर्स्ट ये, देन सेकंड ये, देन थर्ड ये, और देन फोर्थ ये। फर्स्ट सेकंड, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित कथनों में से जो लेटरल एंट्री जो व्यवस्था के लिए कौन सा कथन जो है असत्य है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको प्रथम प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दिया गया था। आप सोचिए, दिया गया था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। और सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि केंद्र सरकार की जो कुछ निश्चित पद हैं उस पर जो है लेटरल एंट्री के द्वारा जो है वर्ष 2018 में इस प्रक्रिया के द्वारा भर्ती की गई थी और इसके द्वारा इसका क्रियान्वयन किया गया था, मतलब पहली बार इसका क्रियान्वयन 2018 में किया गया। चयन प्रक्रिया जो है कार्मिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा करवाई जाती है और जिसमें यूपीएससी को भी शामिल किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन है कि सरकार के जो सरकारी उच्च पद होते हैं उनमें जो है बहुत से जो बैकग्राउंड के जो प्रोफेशनल्स लोग हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों चाहे एनजीओ के हों, है ना,
उनको इसमें शामिल किया जाता है, उन पदों पर उनको पदस्थ किया जाता है। तो बताइए, सबसे पहला तो ये कि ये ऑप्शन देख के आप समझ गए होंगे कि हाँ, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग केंद्र सरकार का और यूपीएससी दोनों मिलकर इसको शामिल करेंगे, तो कॉमन सेंस की बात है। और जब इसको लेटरल एंट्री से इसमें कराई ही जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्पेशलिस्ट हैं, जो पेशेवर हैं, उनको इनमें शामिल किया जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब हमारे पास इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि जो फर्स्ट एआरसी है ना, ये आई थी हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट में 2005 में, और इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है 2018 में, मीन्स मोदी गवर्नमेंट में। तो अब अगर आप सोचते हैं कि ये लेकर आई होगी इस स्कीम को और ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसको लेकर आई थी एआरसी सेकंड, लेकर आई थी इसे। एक मिनट, मुझे इसको कंफर्म करना होगा, एक मिनट। हम्म, इसका आंसर सॉरी, मैंने गलत बताया। आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसको जो है एआरसी सेकंड जो है वो कि कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पर आई थी 2005 में, लेकर तो इसे कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी के टाइम में। जो एआरसी सेकंड है उसने अनुशंसा की थी, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 2018 में हुआ था मोदी गवर्नमेंट में। तो हमारा जो ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये होगा सेकंड एआरसी, जो कि 2005 में कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पर आई थी, उसने अनुशंसा की थी, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है 2018 में किया गया था। इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो कार्मिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा कराई जाती है, जिसमें यूपीएससी भी शामिल होता है। सरकार के उच्च पदों पर विभिन्न पृष्ठभूमि के पेशेवरों को इसमें लिया जाता है। इसके बाद है, ये भी एक ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इनमें से जो ये जो कंट्रीज दी हुई है, इनमें से कौन सी जो है मलक्का स्ट्रेट के साथ अपनी सीमा बनाती है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर। तो देखिए, जहाँ तक मुझे ध्यान है इंडोनेशिया करती है, थाईलैंड नहीं। तो हम ऑप्शन ही देख लेते हैं कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हमको जहाँ दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन जहाँ भी हमको दिख रहा है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, मुझे सिर्फ ये दो ऑप्शन पता थे, और उसके कि ये इससे जो है सीमा साझा करता है, लेकिन ये नहीं करता, और उस बेसिस पे मैंने अपना आंसर सही कर लिया। तो आप इस तरीके से जो है क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। इसके बाद है, एक ये सवाल है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुसूचित जाति की सूची से किसी, मतलब जो शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट होती है, उससे किसी भी कास्ट या ट्राइब को बाहर करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के जाति समुदाय को राज्य संघ शासित प्रदेश के राज्यपाल से परामर्श कर अनुसूचित जाति के रूप में घोषित किया जा सकता है। भारतीय संविधान भारतीय संविधान जो है एससी और एसटी समुदाय के लिए जो है विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है, किंतु लोकसभा में नहीं। ये ऑप्शन तो आप देखते ही इनकरेक्ट कर देंगे। तो अब इनमें से कहा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। जब ये जो ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, तो ये वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त में से सभी सही नहीं है, ये इनकरेक्ट है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो चुके हैं, क्योंकि एससी और एसटी दोनों ही समुदाय के लिए विधानसभा और लोकसभा दोनों में ही आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर ये दो ऑप्शन है, तो इसमें भी आप देखिए कि यहाँ पर ये ज्यादा
आपको वैसे तो आपको ये चीजें पढ़ी ही होनी चाहिए क्योंकि मैंने इसको पढ़ रखा है इसलिए मैं, लेकिन आप अगर ट्रिक भी लगाना चाहें तो देखिए कि आप वहां के जो राज्यपाल है उसके परामर्श से अगर वो कोई काम करते हैं राष्ट्रपति, है ना, तो वो जो काम होगा वो ज्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। तो आप इस तरीके से भी इसको क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं, लेकिन आपको ये तो पॉलिटी तो पूरी पढ़नी ही होगी। माधव गाडगिल समिति के द्वारा पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित अनुशंसा की गई है। माधव गाडगिल समिति द्वारा जो है पश्चिमी घाट को जो है इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन के रूप में पहचाना गया है। जो संपूर्ण पश्चिमी घाट है उसका सिर्फ एक एरिया नहीं, उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा का पूरा जो पश्चिमी घाट है वो इको सेंसिटिव जोन है, और इको सेंसिटिव जोन क्षेत्र को केवल ग्रामीण स्तर पर उन्होंने सीमांकित किया है। तो केवल ग्रामीण स्तर पर तो सीमांकित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सिर्फ आपका एक सही होगा। अब एक एक ये जो है साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्वर्ट सिंड्रोम क्या है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ था, ओलंपिक जो गेम्स थे उसमें एक एथलेटिक थी जिनका वो जो मेडिकल टेस्ट हुआ था तो वो थी महिला, लेकिन उनके जीन्स जो है उनमें पुरुष पुरुष जीन मिले थे, उनमें मेल जीन मिले थे, जिसकी वजह से उनको कहा जा रहा था कि ये फीमेल की ओर से नहीं खेल सकती हैं। तो ये जो स्वेट सिंड्रोम था ये चर्चा में आया था। तो हमको पता होना चाहिए स्वेट सिंड्रोम क्या है। ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति मादा जननांगों के साथ पैदा होता है और उसमें एक्स वाई मतलब कि पुरुष जीन उपलब्ध होते हैं। हमको पता है कि महिलाओं में एक्स एक्स जीन होता है और पुरुषों में एक्स वाई। और पहला ही ऑप्शन कह रहा है कि ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति मादा जननांग मतलब कि कोई फीमेल के रूप में पैदा हुआ है, उसके जो सेक्स ऑर्गन है वो फीमेल की तरह है, लेकिन उसके जो जीन है उसमें पुरुष जीन पाए जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस देखिए कि ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति में 21वें जोड़े क्रोमोसोम 21वें जोड़े से रिलेटेड नहीं है, सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। ऐसी स्थिति जब कोई बच्चा जन्म के साथ महिला के रूप में पहचाना जाए लेकिन उसमें एक एक्स क्रोमोसोम अनुपस्थित हो, तो फिर क्या सिर्फ एक एक्स बचेगा। ऐसी अवस्था जिसमें एक व्यक्ति जन्म से ही एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम के साथ पैदा हुआ हो, मीन्स या तो एक्स 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 हो या फिर एक्स एक्स वाई हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो स्वर्ट सिंड्रोम क्या होता है कि फीमेल जो होता है उसमें सेक्स ऑर्गन होता है, लेकिन उसमें क्या होते हैं कि पुरुष जीन पाए जाते हैं, तो उसको स्वर्ट सिंड्रोम कहा जाता है। आज जो भी थोड़ी मिस्टेक्स हुई हैं उनके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको 100% एक्यूरेट चीजें बता सकूं। और आज के लिए इतना ही काफी है। आप इन क्वेश्चंस को देखिए, आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी जाएगी और साथ ही अपना फीडबैक भी दीजिए। थैंक यू।